हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित। फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस, ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये आपकी साइंस की एनसीईआरटी साइंस की क्लास नंबर 2 है। एक क्लास मैं करवा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। और देखिए, चाहे आप एचटेट दीजिए, चाहे आप चंडीगढ़ पीआरटी दीजिए, चाहे आप सीटेट दीजिए, चाहे आप डी ट्रिपल एस भी दीजिए, यूपी टेट, यानी कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को दीजिए, एनसीईआरटी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं जितने भी आपके फैक्ट होते हैं, जितनी भी समझने की चीज़ें होती हैं, उनको मैं एक साथ एक जगह पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने सीटेट की ईवीएस की तैयारी की थी, हमारे द्वारा करवाई गई क्लासेस देखी थी, उनको अच्छे से पता है एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं था। तो यहाँ पे भी आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को आप अच्छे से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे तंतु के बारे में। तंतु का मतलब होता है फाइबर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइबर। से वस्त्र तक की कहानी, यानी किस तरह से फाइबर से हम कपड़ा बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, हम उन चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है। और देखिए, ये आपकी एकदम बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनके बिना जो आगे की चीजें हैं ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे और ना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया ना, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलना है। ठीक है। और आपके अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम 100% क्रैक होगा। तो आप इन चीज़ों को एकदम बेसिक हैं, ऐसे मत समझना कि ईजी हैं। ठीक है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा और समझने वाली चीज़ें भी आपकी बढ़ती जाएंगी। जैसे अब की बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ था वो हार्ड नहीं था। रीज़न क्या था? आप लोगों का रिवीजन अच्छे से नहीं था। आप लोगों ने जो कंटेंट किया ना, वो अच्छे से नहीं किया। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। भाई सबको पता है जो कपड़ा है कई तरह का होता है। जैसे सूती होता है आपका कॉटन, ऊनी हो गया यानी कि वूल, रेशमी यानी कि सिल्की होता है, और संश्लिष्ट, संश्लिष्ट का मतलब होता है सिंथेटिक, यानी कि वो चीज जो क्या हो, बनाई जाए, यानी कि नेचुरल नहीं है, वो कृत्रिम रूप से आपने लैब के अंदर यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाई है। वो चीज आपकी क्या कहलाती है? कृत्रिम कहलाती है, सिंथेटिक कहलाती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तंतु के बारे में। यानी कि जो फाइबर होता है ना, फाइबर क्या होता है? तो देखिए, धागे की दिखाई देने वाली लड़ियां जो और अधिक पतली लड़ियों की बनी होती है, आपकी क्या कहलाती हैं? तंतु या फाइबर कहलाती हैं। आप नहीं समझे होंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, जैसे आपके सामने ये है, अभी तो आपको अच्छे से पता है क्या होती है ये। हम क्या बोलते हैं? गीटियां बोलते हैं ना, जो हम मशीन में डालते हैं, जिनसे हम कपड़े को सिलते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, मशीन के अंदर जो निडल होती है मशीन की, तो निडल के अंदर हम आगे ये क्या होता है, एक होल होता है। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या डालते हैं? तो ये गिट्टी होता है, इसका धागा डालते हैं ना। जब आप इसके अंदर धागा डालने की कोशिश करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, ये आपका धागा है, तो इस धागे में से भी छोटे छोटे रेशे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये धागा है ये इसके अंदर डलता नहीं है। तो ये जो आपको हल्के हल्के जो ये रेशे दिखते हैं ना, ये कहलाते हैं आपके फाइबर। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ये होते हैं आपके फाइबर, और ये कंप्लीटली होता है आपका धागा, जिसको बोलते हैं यार्न। ठीक है। और ये कहलाते हैं आपके फाइबर, यानी कि रेसे। एक तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनको हम तंतु भी बोलते हैं, याद रखना आप। अब आप समझ गए होंगे। आगे चलिए। कुछ वस्त्रों जैसे सूती यानी कि कॉटन, जूट, रेशमी यानी कि सिल्क, तथा ऊनी यानी कि वूल, ये तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पादपों यानी पौधों से, और जंतु यानी कि एनिमल से। ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक तंतु बोलते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर बोलते हैं। यानी कि वो सारे जो हमें किससे, पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना, अपने आप प्राप्त होते हैं ना, वो कहलाते हैं आपके प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर। जैसे देखिए, आप रुई है यानी कि कॉटन है, वो किससे मिलती है? आपको पौधे के फल से मिलेगी। ये आप याद रखना, रुई किससे प्राप्त होती है? आपको फल से मिलती है। जूट है, जिसको हम पटसन भी बोलते हैं, ये किससे मिलती है? आपको तने से। तना यानी कि आपका स्टेम, स्टेम से मिलती है आपको जूट या पटसन। और ये दोनों किससे मिलते हैं? हमें पौधों से मिलता है, सीधा और सिंपल सा है। और इसी तरह हम ऊन की बात करें यानी कि वूल की बात करें, और रेशम यानी कि सिल्क की बात करें, तो ये किससे मिलते हैं? हमें जंतुओं से मिलते हैं। कैसे? भाई जो ऊन मिलती है किस किस से मिलती है आपको? भेड़ से मिलेगी, बकरी से मिलेगी, खरगोश से, याक।
और याक हमने ईवीएस की जब क्लासेस की थी तो याक के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो जहाँ पे सर्दियाँ होती है ना, सर्दियाँ यानी कि जहाँ पर बर्फ पड़ती है, जो ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे इलाकों में मिलता है याक, जो सामान ढोने के काम आता है। तो आप इस चीज को भी याद रखना। तथा ऊंट के बालों से प्राप्त होती है क्या? आपकी ऊन। ठीक है। और रेशम, अब रेशम के बारे में आपको अच्छे से पता है, रेशम किससे प्राप्त होती है? रेशम कीट से। रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है किसको? रेशम को। ठीक है, याद रखना आप। आगे देखते हैं। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं ना, उनका ही प्रयोग होता था हजारों वर्षों तक। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन पिछले लगभग 100 वर्षों से वस्त्र निर्माण के लिए ऐसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है जिनका स्रोत क्या है? पादप और जंतु नहीं है। इस तरह से जो तंतु बनते हैं ना, वो कहलाते हैं आपके संश्लिष्ट तंतु, यानी सिंथेटिक फाइबर। यानी कि जो आपको नेचुरल पादप से या जंतु से, यानी कि पौधों और जंतुओं से नहीं मिल रहे ना, बाकी आप रासायनिक पदार्थों का यूज करके बना रहे हैं, तो वो कहलाएंगे आपके सिंथेटिक तंतु यानी कि सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, याद रखना। जैसे आपको ये एग्जाम्पल 100% याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आपका पॉलिएस्टर हो गया, नॉयलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, और जो ये नायलॉन है, इसके बारे में आप एक बात याद रखना, ये आपका फर्स्ट था, यानी कि पहला जो संश्लिष्ट फाइबर बना था ना, वो आपका नायलॉन था। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। रुई, देखिए मैंने आपको बताया पौधे के फल से प्राप्त होती है, याद रखना है आपको। और जो आपका क्या है, स्टेम से क्या मिलता है आपको? जूट यानी कि पटसन। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कपास को उगने के लिए काली मृदा यानी कि ब्लैक सोयल वह उष्ण जलवायु की जरूरत होती है। किसको? आपके कपास को उगने के लिए। उष्ण का मतलब होता है जहां पे लगभग गर्मी टाइप होती है ना, वो आपके उष्ण में आ जाती है। तो कपास को उगने के लिए काली मृदा यानी कि ब्लैक सोयल और उष्ण जलवायु की जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कपास बालों से कपास को हस्तचयन यानी पिक्ड बाई हैंड विधि द्वारा अलग किया जाता है। भाई खेत के अंदर आपने देखा होगा ना, जब कपास उगती है तो हम कैसे चुनते हैं उसको? हाथों के द्वारा पिक करते हैं ना, तो ये कहलाती है आपकी हस्तचयन विधि यानी कि पिक्ड बाई हैंड विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन विधि द्वारा, और कंकतन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉम्बिंग। तो जो आपका कपास के बीज हैं, कपास को बीजों से कैसे अलग करते हैं? कंकतन विधि द्वारा यानी कि कॉम्बिंग विधि द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और जिसे क्या बोला जाता है? कपास का ओटना यानी कि गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन, कपास का ओटना। ठीक है, आगे चलते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, लेकिन आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये है। ये क्या किया जा रहा है? आपका कपास का ओटना कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कपास का ओटना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है पटसन की, जिसको हम क्या बोलते हैं? जूट बोलते हैं। तो जो पटसन है, ये पादप के तने यानी कि स्टेम से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पादप के तने से, स्टेम से, याद रखना आप। और पटसन की जो खेती है वो कब की जाती है? वर्षा ऋतु के अंदर की जाती है। पटसन की खेती वर्षा ऋतु के अंदर की जाती है, रेन के अंदर। ठीक है, याद रखना भाई। आगे चलते हैं। ये कपास ओटना मैंने आपको बता दिया, इसको कपास ओटना कहते हैं। आगे देखिए। भारत में पटसन मुख्यतः किन किन राज्यों के अंदर होती है? आपका पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार व असम। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो आपकी पटसन है, जो जूट है, वो सबसे ज्यादा होती है। हमने जस्ट अभी पढ़ा था पटसन कहां पे होगी? जहां वर्षा होगी ज्यादा, यानी कि वर्षा ऋतु के समय पे। तो आप देखते हैं ना, तो असम के अंदर होती है आपकी। पश्चिम बंगाल यहाँ पे भी होती है, और साथ में आपका बिहार यहाँ पे भी होती है। क्योंकि आप देखेंगे ना, तो बिहार भी कहाँ पे है? आपका नॉर्थ के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखिए। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वस्त्र बनाने के लिए सभी तंतुओं को, यानी कि जो जितने भी फाइबर होते हैं ना, उनको पहले परिवर्तित करते हैं किसके अंदर? धागों के अंदर, जिसको आप धागा भी बोलते हैं। यानी कि धागों के अंदर, जिसको यार्न बोला जाता है। तो यार्न में पहले हम कन्वर्ट करेंगे फाइबर को, और उसके बाद देखिए रेशो यानी कि फाइबर से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो कहलाती है आपकी कताई, जिसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट वाला आप 100% याद रखना। अब कताई के लिए यानी कि स्पिनिंग के लिए एक सरल युक्ति यानी कि उपकरण, जिसका नाम क्या है? हस्त तकवा यानी कि हैंड स्पिंडल का प्रयोग करते हैं, और जिसे बोला जाता है तकली। क्या कहते हैं? तकली। तकली कहते हैं उस उपकरण का नाम। क्या है? तकली कहते हैं उस उपकरण को, तकली। ठीक है, और देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं, ये इमेज है आपकी तकली की, इसको बोला जाता है तकली। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर भी इसको तकली ही बोला जाता है, तो आप डाउट में मत रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाथ से कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या है? चरखा। और चरखे के बारे में आप सभी जानते हैं, ये है आपका चरखा। ठीक है, ये क्या है?
चरखा, तो हम ऊन के लिए या हाथ की कताई में उपयोग होने वाली जो एक अन्य युक्ति है ना, अन्य उपकरण है ना, वो आपका चरखा भी है। और चरखे के उपयोग को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने चरखा का जो रूप है ना उसको अपनाया था, आपको पता हो, ठीक है, जिसे उन्होंने खादी के रूप में अपनाया था, यानी कि खादी बनाई थी, खादी के कपड़े पहनना स्टार्ट किया था। तो उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्र यानी कि खादी पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी कि उन्होंने जो बाहर से कपड़े आते हैं ना उनका बहिष्कार किया, और जो अपने देश में हाथों से बने जो खादी के वस्त्र हैं उनको प्रमोट किया था, उनको प्रोत्साहित किया था, ठीक है। और खादी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कब 1956 में, ये डेट याद रखना भैया, 1956 के अंदर, इस सन को याद रखना, 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1956 के अंदर, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चरखा है आपका, मैंने आपको दिखा दिया है। आगे चलते हैं। देखिए स्वेटर आदि के बारे में बात की जाए ना, तो स्वेटर जो आदि होती है ना वो आपकी बंधाई विधि, जिसको हम निटिंग कहते हैं, निटिंग विधि के द्वारा बनाई जाती है आपकी स्वेटर। तो हम स्वेटर को बुनते हैं ना, तो कौन सी विधि है? आपकी निटिंग विधि, और हिंदी में बात की जाए तो उसको बोलते हैं बंधाई विधि, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूर्व में आधे से ज्यादा जो भारतवासी है ना वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे, और जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी, यानी कि जो रुई होती थी ना, रुई किससे मिलती है? आपको कपास से। तो कपास कहां पर उगाई जाती थी? गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्स भी एक पादप है, यानी कि एक पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जाता है। क्या है? एक पौधा है और जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जाता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की जो कृषि है वो कहां पर की जाती थी? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। फ्लेक्स क्या है? एक प्राकृतिक तंतु देने वाला पौधा है, और जो फ्लेक्स की जो कृषि है वो कहां पर की जाती थी? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। वस्त्र बनाने के लिए मुख्यतः दो विधियां यूज की जाती हैं। वो कौन कौन सी विधि हैं? एक तो हो गई आपकी बुनाई, जिसको हम बोलते हैं वीविंग, और एक होती है आपकी बंधाई, जिसको हम बोलते हैं निटिंग। और निटिंग का एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, स्वेटर, तो हम स्वेटर बुनते हैं ना वो निटिंग विधि के द्वारा बनते हैं। और एक होती है आपकी बुनाई, ठीक है। तो देखिए अब आप, धागों यानी कि यार्न के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित कर वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है ना वो कहलाती है आपकी बुनाई। क्या कहलाती है? धागों यानी कि यार्न के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित कर वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी बुनाई कहलाती है। और वस्त्रों की जो बुनाई है ना वो किस पर की जाती है? करघों पर, यानी कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे युक्ति, यानी कि उपकरण। तो जो वस्त्रों की बुनाई है किस पर की जाती है? करघों पर की जाती है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, देखिए ये होते हैं आपके करघे, ठीक है। हथकरघा यानी कि हाथ के द्वारा की जा रही है ना, इसलिए इसको हथकरघा बोला गया है। और आप ये भी याद रखना, ये दो तरह के होते हैं, एक तो आपके हाथ के द्वारा हो गए, और एक होते हैं आपके विद्युत यानी कि बिजली से चलने वाले। जो हथकरघा है ये दो तरह के होते हैं, एक तो आपके हाथ से चलने वाले इसलिए इनको हथकरघा बोला गया, और एक होते हैं आपके बिजली से चलने वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम कबीर जी के बारे में बात करते हैं। संत कबीर आपको अच्छे से पता होगा। तो ये सूफी संत व कवि कबीरदास जी जो थे, ये क्या थे? एक बुनकर थे, यानी कि कपड़े बुनने वाले थे, बुनकर थे, बुनकर, याद रखना भैया आप। और अब मैं आगे आपको जो 4 लाइन बताने वाला हूं ना, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 100% कभी ना कभी पूछी जाएंगे एग्जाम में, याद रखना आप। जैसे आपके सूती वस्त्र है, यानी कि कॉटन वाले, ये वस्त्र जल जाते हैं लेकिन सिकुड़ते नहीं है, और ना ही ये पिघलते हैं, और जलने पर कैसी गंध देते हैं? कागज जैसी गंध देते हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चारों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो सूती वस्त्र हैं वो जल जाते हैं लेकिन सिकुड़ते नहीं है, और न ही वो पिघलते हैं, और जलने पर कैसी गंध देंगे? आपकी कागज जैसी गंध देंगे। उसके बाद आपके रेशमी तंतु, ये क्या करेंगे? आग से दूर सिकुड़ता है, जल भी जाता है लेकिन पिघलता नहीं है, और जलने पर कैसी गंध देगा? मांस जैसी गंध आती है। रेशम तंतु को जब आप जलाएंगे ना तो उसमें से मांस जैसी गंध आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उन्नी वस्त्रों के बारे में। जो उन्नी वस्त्र है वो सिकुड़ता है, आप कभी उसको जलाकर देखना, वो जल भी जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं, और जलने पर गंध कैसी देगा? बालों जैसी तीव्र गंध आएगी, ठीक है। जैसे हम बाल को जलाते हैं, जब जो गंध आती है ना, तीव्र गंध आती है, उसी तरह की गंध जब आप उन्नी वस्त्र को जलाएंगे ना तब आएगी आपकी, याद रखना इस बात को भाई।
और एक लास्ट आपको ये याद रखना है, अगर जो संश्लिष्ट तंतु होते हैं कि जो आप कृत्रिम जो आप बनाते हैं, जो रासायनिक होते हैं, वो सिकुड़ते भी हैं, जल भी जाते हैं और पिघलते भी हैं। तो पिघलना सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में है? आपके संश्लिष्ट तंतुओं के बारे में है। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। और जलने पर ये कैसी गंध देते हैं? प्लास्टिक जैसी गंध देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जो आपके संश्लिष्ट तंतु हैं जलने पर प्लास्टिक जैसी गंध देंगे। अगर आपके ऊनी वस्त्र हैं तो बालों जैसी गंध आएगी। अगर आपके रेशमी है तो आपकी मांस जैसी गंध आएगी। और अगर आपके सूती वस्त्र हैं तो कागज जैसी गंध आएगी। तो ये सारी चीजें आपको 100% याद रखनी है, ठीक है। तो आज का सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटा सा सेशन था। हम साइंस की जो क्लासेस हैं आप टेंशन मत लीजिए, रेगुलर आएंगी। और आगे आगे हम जो टाइम है ना उसको 1 घंटे का भी कर देंगे। अगर आप रेगुलर देखना स्टार्ट करेंगे ना तो 100% हम टाइम भी बढ़ाएंगे, समय से आपका सिलेबस भी होगा। और हर टीचिंग एग्जाम में आपके लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस। तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।